हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अभिषेक गौतम। हमारे इस चैनल पर फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाई जाती है जिसमें हम फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। फिलहाल अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं लाइट चैप्टर को। ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस बना चुका हूं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11 से। अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं तो आप आई बटन पे जाके या मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 अपन का क्या कह रहा है। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर। ठीक है, एक कैंडल फ्लेम है जो कि 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ, कहां से, एक मिरर से। ठीक है, फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, एक स्क्रीन पे वो प्लेस्ड होता है, कहां, फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, फाइंड इट्स फोकल लेंथ इफ हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ इट्स इमेज, स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट और इन्वर्टेड। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे भाई, इन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि जो मिरर है उसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो एक स्क्रीन पे हो रही है। तो यहीं से क्लियर हो गया कि स्क्रीन पर अगर कोई इमेज फॉर्म हो रही है यानी कि वो रियल होगी। तो एक बात तो क्लियर हो गई, वो इमेज कैसी होगी, रियल होगी, यानी लेफ्ट साइड में बनेगी। ठीक है, अब हमसे क्या क्या गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। यानी कि जो यू है, इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो v दिया हुआ है वो दिया हुआ है -60 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या गिवन है, और हमसे बोला गया व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर। नेचर ऑफ द मिरर क्या होगा, मिरर किस टाइप का होगा, मिरर होगा यहाँ पर कॉनकेव मिरर। ये बात क्लियर है। क्यों कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि आपको पता है कॉन्वेक्स में रियल इमेज तो बन ही नहीं सकती, तो स्क्रीन पर कहां से बनाओगे। यानी इतना तो क्लियर है कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज तो है नहीं। तो जो इन्होंने पूछा है ना कि इरेक्ट और इन्वर्टेड, तो यहीं से क्लियर हो गया इन्वर्टेड बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। लेकिन हालांकि हम इसे प्रूव कर देंगे नेगेटिव साइन को लाकर, क्योंकि आपको पता है कि जब भी नेगेटिव साइन आ जाता है तो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इमेज इन्वर्टेड, यानी -2 सेंटीमीटर इमेज आ जाए, -5 सेंटीमीटर आ जाए, जो भी आए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आ जाए। ठीक है, अपन का u गिवन है और v गिवन है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया भाई फोकल लेंथ। हमसे क्या पूछा गया है, इन्होंने पूछा हमसे फोकल लेंथ। ठीक है, निकाल देंगे। और कुछ गिवन है, नहीं है। ठीक है, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। अब हमें पता है फॉर्मूला होता है हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v की वैल्यू कितनी दी हुई है, -60 प्लस 1/u कितना दिया हुआ है, -30 इक्वल टू 1/f। दोनों का एलसीएम लिया 60, -1 -2 इज इक्वल टू f। तो -3/60 इज इक्वल टू 1/f चल रहा है, 1/f। अब ये जो वैल्यू आई है वो 1/f की आई है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, f की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, दोनों को रेसिप्रोकेट कर देंगे, यानी -60/3 इज इक्वल टू f। ठीक है मेरे भाई, तो 3 से 60 कट गया, -20 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, फोकल लेंथ आ गई इसकी, और इसकी कॉनकेव मिरर की। ऑब्जेक्ट का रखा हुआ -30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। ओके, अब फोकल लेंथ नेगेटिव है, फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव। अब आपको पता होगा कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर जो होता था उसकी फोकल लेंथ क्या होती थी, इस साइड होती थी, यानी नेगेटिव। और कॉन्वेक्स की किधर होती थी, कॉन्वेक्स की आप लोगों को पता होगा इस साइड होती थी। तो यहीं से प्रूव हो गया f नेगेटिव आने का मतलब है कि ये कॉनकेव मिरर है। और ये बात मैंने पहले ही बता दी थी कि कॉनकेव मिरर है, क्योंकि रियल इमेज बन रही थी, स्क्रीन पे बन रही थी। तो किसी भी तरीके से सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो बोल दो कि स्क्रीन पे इमेज बन रही है और स्क्रीन पे इमेज कॉन्वेक्स में बनती नहीं है, तो वैसे कॉनकेव हो गया। अगर प्रूव करना है तो नेगेटिव साइन से प्रूव कर दो। देखो फोकल लेंथ आ गई नेगेटिव, और फोकल लेंथ नेगेटिव आती है सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर की। क्लियर है मेरे भाई। अब आगे बढ़ के बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। अब अपन को क्या निकालनी है, हाइट भी निकालनी है। ठीक है, हाइट को निकाल देते हैं। हाइट को निकालते हैं, तो हाइट क्या होगी अपन की,
अब हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू क्या होता है h2/h1। m इक्वल टू क्या होता है h2/h1। ठीक है, अगर तुम्हें h1 पता है तो तुम h2 निकाल सकते हो, और तुम्हें मैग्निफिकेशन पता है लेकिन यहाँ मैग्निफिकेशन नहीं पता, तो एक और फॉर्मूला होता है हमारा m इक्वल टू क्या होता है माइनस का v अपॉन यू, यानी m इक्वल टू h2 अपॉन h1 भी होता है और m इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू भी होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। ठीक है, h2/h1 इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। ठीक है मेरे भाई, अब h2 निकालना है, h1 कितना है गिवन है, कितना गिवन है, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर, यानी हाइट गिवन है 2.4 माइनस v कितना है अपन का, अभी अभी ऊपर लिखा था हमने v था अपन का माइनस का 60, v था माइनस का 60, u कितना था माइनस का 30, माइनस से माइनस कट गया 32 जा 60, यानी जो h2 की वैल्यू आ गई, जो हमारी h2 की वैल्यू आ गई, परेशान मत हो, मैं इसका भी तुम्हें आंसर दे दूंगा, तुम वहां से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अभी बस मैं समझाने के लिए तो मैं ये लिख रहा हूं, बाकी तुम डायरेक्ट आंसर अभी लिख सकते हो, बस अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, लर्निंग पर ध्यान दो। ठीक है, तो अपन का जो m की वैल्यू आई वो क्या आया अभी यहाँ पे h2/h1 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया हमारा माइनस का 2, कितना आ गया माइनस का 2, तो h2/h1 कितना है 2.4, यानी कि ये क्रॉस हो जाएगा, तो h1 जब उधर जाएगा तो h2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 2.4, तो h2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4.8, वो भी नेगेटिव का, यानी यहां से क्लियर हो गया कि हाइट ऑफ द इमेज क्या है नेगेटिव, यानी कि इन्वर्टेड, और मैंने पहले ही बोल दिया था इन्वर्टेड है। ठीक है ना, पहले से मैं पता तो चल गया था कि इमेज ऐसी ऐसी होगी, लेकिन प्रूव करना था, प्रूव कैसे हुआ, नेगेटिव साइन ने बोला इन्वर्टेड है। किसने बोला मेरे भाई, इस नेगेटिव साइन ने बोला कि जो इमेज फॉर्म हुई है वो इन्वर्टेड हुई है, क्योंकि अगर पॉजिटिव इमेज आती यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनती, नेगेटिव का मीनिंग है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो अपनी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ से नोट डाउन करना चाहो तो। ठीक है, अपन का यहाँ पे हो गया 1/f की वैल्यू माइनस 3.60 है, सोल्व करके करोगे कितना आ जाएगा ये माइनस का 20, फोकल लेंथ आ गई थी 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द इमेज आ गई थी 4.8 सेंटीमीटर। चाहो तो नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन का, अ सिक्योरिटी मिरर यूज्ड इन अ बिग शोरूम, एक सिक्योरिटी मिरर है बिग शोरूम में यूज किया गया है, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर, यानी आर गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 5 मीटर। ओके, इफ अ कस्टमर इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द कैश काउंटर, जो कस्टमर है वो कहाँ खड़ा हुआ है 20 सेंटीमीटर दूर खड़ा हुआ है, यानी जो कस्टमर है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है एज अ ऑब्जेक्ट, किसके लिए, उस मिरर के लिए जिस मिरर की बात हो रही है, यानी कि जो आपका u हो गया वो हो गया आपका -20 मीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, पोजीशन यानी कि v निकालना है, साइज यानी कि हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है, नेचर यानी कि निकालना है वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, रियल होगा या इन्वर्टेड होगा। तो क्लियर है, नेचर पोजीशन साइज, नेचर का मीनिंग होता है या तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है या इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। साइज का मतलब होता है हाइट ऑफ द इमेज या तो ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, हाइट ऑफ द इमेज या तो ऑब्जेक्ट से कम है, और एक पूछा गया पोजीशन, यानी कि आपको बताना है कि इमेज कितना दूर है मिरर से। क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, पोजीशन निकालना है यानी पहले v निकालना है। अब एक बात बताओ, अब हमें फोकल लेंथ नहीं पता, फॉर्मूला तो पता है मिरर फॉर्मूला, फोकल लेंथ नहीं पता, लेकिन एक रूल पता है कि जो फोकल लेंथ होती है हमारी वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर है, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 5/2 मीटर। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन था, u गिवन है, v अपन को कैलकुलेट करना है यानी पोजीशन ऑफ इमेज, और फोकल लेंथ हमने निकाल ली क्योंकि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें निकालने किया है v निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f माइनस का 1/u, क्योंकि यहाँ प्लस का 1/u है, राइट साइड में जाते ही माइनस का 1/u
हो जाएगा, ठीक है। 1/f। फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूं तो फोकल लेंथ कितनी आई मेरी 5/2। कितनी आई है 5/2। पॉजिटिव या नेगेटिव, मिरर कौन सा है, सिक्योरिटी मिरर है, ठीक है। बिग शोरूम में रेडियल कवरेज 5 मीटर, कस्टमर स्टैंडिंग एट डिस्टेंस 20 मीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। यानी कि अभी अपन क्या बोल सकते हैं, सिक्योरिटी मिरर जो होता है वो मोस्टली कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, कॉनकेव मिरर तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। माइनस का 1/u, u कितना है माइनस का 20 मीटर, 1/v। तो 1/v इक्वल्स टू, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 पर पहुंच जाएगा तो 2/5 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया 1/20। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। 1/v इज इक्वल्स टू, एलसीएम लिया 20 रहेगा 8 + 1, यानी 1/v इज इक्वल्स टू 9/20 मीन्स v इज इक्वल्स टू 20/9। 20/9 तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.22 मीटर समथिंग। यानी कि जो आपकी इमेज है वो कितनी दूर बनेगी 2.22 मीटर बनेगी, किससे, मिरर से। और v कैसा आया है पॉजिटिव, v कैसा आया है आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव मीनिंग क्या है, आपकी जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है राइट साइड, मिरर के काम बनी है राइट साइड, और राइट साइड में कैसी बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है मेरे भाई। तो पोजीशन पता चल गई, नेचर की बात कर लेते हैं। नेचर क्या है वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दी सिक्योरिटी मिरर, साइज बताना है, ठीक है। तो साइज की बात कर लेते हैं। साइज के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा भाई, m = h2/h1 यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो m = h2/h1 को यूज करते हैं और निकालते हैं अपनी हाइट ऑफ द इमेज h2/h1। क्या मैग्निफिकेशन हम लोगों को पता है, मैग्निफिकेशन तो नहीं पता, लेकिन हाँ वी और यू जरूर पता है। तो वी और यू की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं m निकाल सकते हैं। तो हम मैं यहां लिख सकता हूं फॉर्मूला h2/h1 इज इक्वल टू माइनस का v/u, ठीक है। h2 कैलकुलेट करना है मुझे, h1 कितना है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन ही नहीं है, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें नहीं पता। तो अपन कैसे निकालेगा, सिक्योरिटी मिरर यूज ना बिग शोरूम में रेडियस ऑफ कवरेज 5 मीटर, द कस्टमर स्टैंडर्ड 20 मीटर, फाइंड द कैश करना, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द सिक्योरिटी मिरर। यानी कि अपन को ना तो h1 पता और ना ही h2 पता, तो हम कैसे निकालें, m तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन हम m तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां पर अपन हाइट साइज ऑफ द इमेज नहीं बता पाएंगे, साइज ऑफ द इमेज नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, देखो साइज ऑफ द इमेज, क्योंकि मेरे भाई यहां पर हमें v/u की वैल्यू तो निकाल देंगे, लेकिन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते भी फिलहाल। समझ आ गया ना क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो क्वेश्चन में कहीं भी अपन को हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी ही नहीं है, और कोई ऐसा तरीका नहीं है जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता ना हो और हम इमेज निकालना, क्योंकि ये क्या होता है रेशियो होता है कि भाई इतने टाइम्स ज्यादा है इमेज ऑब्जेक्ट से, इतने टाइम्स कम है। अब जब ऑब्जेक्ट ही नहीं पता कितना है तो इमेज को कैसे बताएंगे, तो अपन इसको तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते साइज ऑफ द इमेज। क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है। देखते हैं आगे, अपन ने इसको यहाँ किया हुआ है, यहाँ पे आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था, फोकल लेंथ निकाला, मिरर फॉर्मूले से अपन ने v निकाला। यहाँ पर भी हमने हाइट ऑफ द इमेज को नहीं कैलकुलेट किया है, ठीक है ना मेरे भाई। क्यों नहीं किया, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में गलत लिख दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछी तो गई हाइट ऑफ द इमेज, लेकिन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी ही नहीं है। कोई तरीका नहीं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालने का। हाँ ये जरूर बता सकते हैं मैग्निफिकेशन की हेल्प से कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से इतनी ज्यादा होगी। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, जैसे कि समझना, मैं एक्चुअल हाइट नहीं बता पाऊंगा इमेज की, लेकिन ना ये जरूर बता दूंगा कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी होगी, ठीक है। तो m = अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा माइनस का v/u। अभी अभी हमने v निकाला, कितना आया था, v हमारा आया है 2.22, यानी कि माइनस का वो प्लस का, सॉरी कितना आया हुआ है प्लस का 2.22। तो जब अपन का 2.22 ये आ रखा है, u कितना है, u हमारा गिवन है माइनस का 20, u कितना गिवन है माइनस का 20। तो m की वैल्यू इतनी आ गई माइनस 2.22/-20। अब इसे जब हम पुट कर देंगे m = क्या होता है h2/h1, ठीक है।
एम कितना गिवन है 2.22 बाई माइनस का 20, 2.22 बाई माइनस का 20, एक माइनस से आगे फॉर्मूले का, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, एम की वैल्यू होगी पॉजिटिव, इज इक्वल टू H2 बाई H1। ठीक है, तो यहां से अगर मैं H2 को निकालूंगा तो निकलेगा 2.22 बाई 20, 2.22 बाई 20 मल्टीप्लाई बाई H1 इज इक्वल टू H2। हाइट ऑफ द इमेज इतनी होगी, देख लो हाइट ऑफ द इमेज कितनी होगी 2.22 बाई 20 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बता दो, मैं हाइट ऑफ द इमेज बता दूंगा। इतना तो क्लियर है कि 20 टाइम्स, देखो 20 कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, यानी कि इमेज बहुत ज्यादा छोटी होगी ऑब्जेक्ट से। वो तो पहले भी पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है। तो हाइट ऑफ द इमेज मैं कैलकुलेट करके अभी नहीं बता सकता क्योंकि H1 नहीं पता। अगर मैं बता सकता हूं तो इतना बता सकता हूं कि हाइट ऑफ द इमेज कितनी होगी 2.22 बाई 20 टाइम्स होगी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, वो मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है मेरे भाई? किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो या कुछ समझ नहीं आया हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा विजिटेड अ डेंटिस्ट इन हिज क्लिनिक। ठीक है, नेहा ने विजिट किया, क्लिनिक किया। सी ऑब्जर्व दैट द डेंटिस्ट वाज होल्डिंग अ इंस्ट्रूमेंट फिटेड विद अ मिरर। तो डेंटिस्ट के पास एक इंस्ट्रूमेंट था जिसमें मिरर लगा हुआ है। स्टेट द नेचर ऑफ द मिरर एंड रीजन फॉर इट यूज, इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द डेंटिस्ट। तो आपको बताना है कि जो उसने इंस्ट्रूमेंट यूज किया हुआ है उसमें जो मिरर है उसका नेचर क्या है। अब एक बात बताओ, डेंटिस्ट जब भी किसी भी दांत को देखेगा या तीत को देखेगा तो क्या करेगा, एक मिरर को पास लेके आता है। एक्चुअली वो मिरर को पास क्यों आता है, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था कि कोई भी कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, अगर कॉनकेव मिरर के अंदर हमारी इमेज कैसे भी पोलर फोकस के बीच में रखी हो, तो कॉनकेव मिरर में पोलर फोकस के बीच में रखी हो तो इमेज बनती थी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो क्या करता है जो डेंटिस्ट होता है, जैसे मान लो ये तीस है हमारा, तो तीस और मिरर को इस तरीके से एडजस्ट करता है कि जो तीस है वो तो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, जो आपका दांत है वो किसकी तरह बिहेव करता है, ऑब्जेक्ट की तरह। और वो जब मिरर को एडजस्ट करता है तो वो मिरर और तीस वो मिरर की फोकल लेंथ के अंदर आ जाते हैं। जैसे देखो मान लो ये तुम्हारा तीस है, ठीक है, ये तुम्हारा दांत है, तो ये दांत कहाँ आ गया, मिरर और उसकी फोकल लेंथ के बीच में आ गया। तो जैसे वो नजदीक जाता है और वो आपका दांत उस मिरर की फोकल लेंथ के अंदर आता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, मैग्नीफाइड, यानी बड़ी बनती है। तो उसको वो बड़ा साइज दिखने लगता है, तो उसको काम करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस पर्पज से वो यूज करता है ताकि उस छोटी सी ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा बना सके। और बड़ा कैसे बनाता है, पास में लेके जाता है, जैसे आपका तीत विद इन द फोकस आ जाता है, आपकी इमेज बन जाएगी मैग्नीफाइड। तो वही बोला गया था कि वो किस लिए यूज कर रहा है, क्योंकि उसको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, यानी बड़ी इमेज चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, यूज इट इज कन्वर्जिंग मिरर व्हेन इट इज यूज्ड एट क्लोज रेंज फॉर्म अ हाईली इनलार्ज्ड वर्चुअल इरेक्ट इमेज। तो यही अपन का था, क्यों, क्योंकि ये चाहिए, हाईली इनलार्ज्ड वर्चुअल इरेक्ट इमेज चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को बोला गया डिफाइन द फॉलोइंग टर्म इन कॉन्टेक्स्ट विद द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर क्यों बोला जाता है कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर को, क्योंकि वो एक स्फीयर के पार्ट होते हैं। एक स्फीयर है, इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया तो एक अलग पार्ट निकाल दिया। जब अलग निकाल दिया तो उसका नाम पड़ गया स्फेरिकल मिरर। क्या नाम पड़ गया, स्फेरिकल मिरर। क्यों पड़ गया, क्योंकि एक स्फीयर का पार्ट है। क्लियर है मेरे भाई? अब एक बात है, स्फीयर का पार्ट है तो अब ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव कॉन्वेक्स। आप बोलोगे कॉनकेव, लो मैंने बना दिया कॉन्वेक्स, मैंने बना दिया कॉन्वेक्स। अगर आप बोलोगे कॉनकेव, अगर आप बोलोगे इसको कि भैया ये तो कॉनकेव है, मैं बना दूंगा इसे कॉन्वेक्स। और तुम बोलोगे कॉन्वेक्स है, लो बना दिया कॉनकेव। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, जब तक सिर्फ ऐसे कर्व बना हो, जब तक कि सिर्फ ऐसे कर्व बना हो तब तक ये मत बोलना कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तब तक बोलना सिर्फ स्फेरिकल मिरर है। क्या बोलना मेरे भाई, स्फेरिकल मिरर, क्योंकि एक स्फीयर का पार्ट है, क्योंकि एक स्फीयर का पार्ट है। तो स्फेरिकल मिरर तो ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स क्यों नहीं बोल सकते, क्या पता तुमने बोला कॉनकेव वो इधर बना देगा। तो जब तक कि इसके एरो ना बन जाए, यानी बैक साइड क्लियर ना हो जाए कौन सी है, तब तक कॉनकेव कॉन्वेक्स मत बोलना।
ठीक है। तो अभी फिलहाल इसे खूब बोलो, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, क्या बोलो, कॉनकेव मिरर है। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। लेकिन जब तक आपको बैक साइड ना पता चले, सिर्फ और सिर्फ आप वर्ड यूज करोगे स्फेरिकल मिरर। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर तो आपको समझ आ गया स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है। तो अपन का क्वेश्चन यही था, अपन का क्वेश्चन था कि इन सारे वर्ड्स को डिस्कस करना था, अपन को डिस्क्राइब करना था। कौन कौन से वर्ड्स थे अपन का, एक था पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इनको डिफाइन करना था। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि देखो स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फीयर से निकाला हुआ एक पार्ट होता है, इसलिए उसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। उसकी कोटिंग जिस तरीके से जाती है वही स्फेरिकल मिरर बन जाता है, या तो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। तो ये टर्म्स पूछे गए थे, टर्म्स क्या होते हैं, देखो पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, यहाँ स्फेरिकल मिरर वर्ड यूज किया, यानी कॉनकेव के लिए भी है, कॉन्वेक्स के लिए भी है। As a point is called pole, it lie on the surface of the mirror and is represented by the letter P। यानी कहने का मतलब कोई भी आपका कैसा मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, मैं बात नहीं कर रहा हूं ये कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, इस वाले मिरर के अंदर जो इसका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये वाला है, ठीक है। इज अ पॉइंट, इट लाई ऑन द सर्फेस ऑफ मिरर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर, यानी कहां लाई करता है, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके सेंटर में, यानी कि ये हो गया पोल। क्लियर है मेरे भाई, कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर में। डेफिनेशन नोट डाउन कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। सही बात है कि जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किसका पार्ट है, कि स्फीयर का पार्ट है, क्योंकि एक स्फीयर था उसको काट दिया गया था, उसका एक पार्ट है, ठीक है। इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर विच हैज अ सेंटर, जिस स्फीयर का ये स्फेरिकल मिरर पार्ट है उसका एक सेंटर था, बिल्कुल था, ये रहा सेंटर, उसी सेंटर का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिप्रेजेंटेड बाय सी। समझ में आई मेरे भाई, यानी कि उस स्फीयर के सेंटर को ही इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्लियर है। अब आप जब डायग्राम देखते हो कॉनकेव मिरर है उसका हम बताते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है, तो आप कहते हो यहां तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये सेंटर होता है उस स्फीयर का जहां से कि इसको काटा गया है। तो क्लियर है, इसमें तो आपको दिख पा रहा है सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ये पार्ट हम रफ कर देते हैं तो सिर्फ कॉनकेव मिरर का बन जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी एक इमेजिनरी लाइन है, यानी एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। पहले इन्होंने क्लियर कर दिया इमेजिनरी लाइन है, तो आप लोग याद रखना कि हम लोग बार बार बनाते तो हैं ऐसे करके, ऐसी कोई भी लाइन नहीं होती। यानी अगर मैं कॉनकेव मिरर को पकड़ के खड़ा हुआ हूं तो उस कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस नाम की कोई भी चीज नहीं होती रियलिटी में। इमेज बनती है, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस कुछ नहीं होता, वो सिर्फ हम कन्वेंशन ले लेते हैं, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है अपन के लिए स्टडी करना, इसीलिए बस लेते हैं। बाकी इमेजिनरी लाइन है, तो पहली वर्ड यूज किया गया एन इमेजिनरी लाइन। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि कहां से पास करती है, आपको पोल पता चल चुका, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल चुका, यहां से जो पास कर रही है उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर हो गया। अब आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन ईदर कन्वर्ज और appear to diverge from a fixed point on the principal axis known as principal focus of the spherical mirror। कहने का मतलब है प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर जो भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है वो कन्वर्ज होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। नहीं समझ आया, समझाता हूं, ध्यान से समझना। कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, पोल हो गया, फोकस हो गया और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है मेरे भाई। जो रे आई पैरेलल कहां से जाएगी, किसी एक पॉइंट से जाएगी, पैरेलल आई कहां से जाएगी, एक पॉइंट से जाएगी। तो जो ये पैरेलल रे आ रही हैं जिस भी पॉइंट से जा रही हैं इसी पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस। समझ आ गया, इसलिए उन्होंने बोला कि जहां पर पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती हैं या फिर एपियर्स टू डाइवर्ज। एपियर्स टू डाइवर्ज वर्ड यूज क्यों किया, क्योंकि ये तो कॉनकेव मिरर का केस था। अब मान लो बात हो जाए कॉन्वेक्स मिरर की, किसकी बात हो जाए, कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे बिहेव करता है, बना के दिखा देता हूं डायग्राम। कॉन्वेक्स मिरर हमारा बिहेव करता है, कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है।
प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब यहाँ पे पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, लेकिन पैरेलल रे ऑफ लाइट इस तरीके पे तो आती नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि या तो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करे या ऐसा लगे वहां से जा रही है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है। क्या करता है, डाइवर्ज। क्या करता है, डाइवर्ज। इस तरीके से डाइवर्ज, ये डाइवर्ज इस तरीके से करता है कि ऐसा लगता है इस पॉइंट से निकल रही है, ऐसा लगता है इस पॉइंट से निकल रही है। तो हमें क्या लग रहा है, रिफ्लेक्टिंग लाइट इस पॉइंट से निकल रही है। तो वही बोला, या तो प्रिंसिपल एक्सिस पे रिफ्लेक्शन के बाद कट करे, कन्वर्ज करे, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस से डाइवर्ज करे। जैसे कॉनकेव मिरर में कन्वर्ज कर रही हैं पॉइंट पे, इसमें डाइवर्ज कर रही हैं पॉइंट से। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस, जहां पर रे ऑफ लाइट या तो कन्वर्ज करती है, या कह लो अगर कॉनकेव मिरर है तो कन्वर्ज करेंगी, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो डाइवर्ज करेंगी। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस से आप क्या समझते हो? ठीक है, पावर ऑफ लेंस आप लोगों ने पढ़ा था। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस हमें बताता है कि किसी भी लेंस की एबिलिटी रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने की, डाइवर्ज करने की। जैसे आप लोग बताए दो टाइप के आपने लेंस पढ़े हुए हैं, ठीक है, ये हो गया कॉनकेव और ये आपका हो गया कॉन्वेक्स। अब होता क्या है कि जब भी रे ऑफ लाइट आती हैं तो डाइवर्ज करते हैं ये, ठीक है भाई, डाइवर्ज करते हैं। और यहां पे जब भी रे ऑफ लाइट आती है तो ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो जो ये एबिलिटी होती है, कितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा या कोई भी लेंस कितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा, इस एबिलिटी को ही हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। क्लियर है मेरे? पावर ऑफ लेंस क्या होता है, किसी भी लेंस की एबिलिटी। अगर वो कॉनकेव लेंस है तो ज्यादा से ज्यादा डाइवर्ज करे, ज्यादा पावर होगी। अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ज करे तो पावर ज्यादा होगी। क्लियर है मेरा? ये तो बात होगी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट की। अगर मैथमेटिकली पूछा जाए कि व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला होता है हमारा P = 1/f। क्या होता है? P = 1/f। और फोकल लेंथ याद रखना मीटर में ली जाती है, किसमें? तो अगर आपको मैथमेटिकली किसी को बनाना है तो सिंपली बता दो पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी 1/f ही पावर होता है। तो पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। थ्योरेटिकल बताना है तो पावर इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट। क्लियर है मेरे भाई? पूछिए इस एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। और अगर एक और यूनिट बताऊं तो यहां से फॉर्मूले से देखो तो क्या यूनिट आ सकती है? आप लोगों को पता है कि जब भी किसी की एसआई यूनिट निकालनी हो तो उस फॉर्मूले के अंदर जो भी क्वांटिटी यूज हुई है उनको अपनी अपनी एसआई यूनिट में लगा दो तो आपको उसकी एसआई यूनिट मिल जाती है। यहां 1 कांस्टेंट है, फोकल लेंथ डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है, तो पावर की एक यूनिट आ गई पर मीटर। कितनी आ गई? पर मीटर। तो वैसे ऐसा यूनिट है डायोप्टर, डायोप्टर को हम पर मीटर भी कह सकते हैं क्योंकि 1/f है, पर मीटर। क्लियर है? ऊपर कुछ है नहीं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर आपको नोट डाउन करना तो आप नोट डाउन कर सकते हो। ये रहा, क्या है? पावर इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बाय अ लेंस, पहली बात। दूसरा इन्होंने बताया इट डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ओके, मैथमेटिकली हो गया। हाँ, साइन की भी इन्होंने बात की। एक बात बताओ, P = फॉर्मूला क्या था? 1/f। अब पावर पॉजिटिव आएगी या पावर नेगेटिव आएगी, कौन डिसाइड करेगा मेरे भाई? डिसाइड करेगा ये फोकल लेंथ। अगर फोकस है पॉजिटिव तो पावर आएगी पॉजिटिव, अगर फोकस है नेगेटिव पावर आएगी नेगेटिव, यानी सारा खेला फोकल लेंथ का। तो भाई उन्होंने बोला है पॉजिटिव साइन इंडिकेट लेंस इज कॉनकेव, क्योंकि कॉनकेव लेंस की पावर क्या होती है? नेगेटिव। तो जब पावर अगर नेगेटिव आया है इट मींस फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, और फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कॉनकेव लेंस की। फिर उन्होंने बोला है कि भाई अगर पॉजिटिव साइन आता है तो इंडिकेट किसे कर रहा है? कॉन्वेक्स लेंस को। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है मेरे भाई पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, और पावर किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ फोकल लेंथ के साइन पे। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। तो याद रखना, जब भी आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी पावर पॉजिटिव आएगी, या कह लो कि कोई भी लेंस दिया हुआ है उसकी अगर पावर पॉजिटिव लिखी है तो समझ जाना कॉन्वेक्स लेंस है। अगर पावर कितनी दी हुई है? पॉजिटिव दी हुई है तो समझ जाना कॉन्वेक्स लेंस है। अगर किसी भी लेंस की पावर नेगेटिव दी हुई है तो समझ जाना कॉनकेव लेंस है। क्लियर है मेरे भाई? उसके बाद पूछी थी ऐसा यूनिट डायोप्टर।
ऐसा ही हो, ठीक है। वन डायोप्टर क्या होता है? वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो नाम से समझ में आ रहा है। P इक्वल टू क्या था? 1/f। पावर 1 कब आएगा? जब फोकल लेंथ की वैल्यू 1 पुट कर दो तो पावर भी कितना आ गया? 1। क्लियर है मेरे भाई? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से मैंने कराए, यानी कि मैं लगभग इस पर 3 वीडियो बना चुका हूं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। अब इस पर मैं अभी फिलहाल कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा लाइट चैप्टर पे। तो अगर आपने मेरी पुरानी 2 वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो 2 वीडियो भी देखो। तो जब आप ये 3 वीडियो देखोगे तो आपको बहुत हद तक चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे अच्छे से, जो कि मैंने इन 3 वीडियोज में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।